हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। आप सभी ने जैसे कि थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है हाउ आई स्कोर्ड 100+ इन सी सैट। देखिए, मैंने जितनी भी बार सी सैट दिया है, मेरा हर बार सी सैट क्लियर हुआ है। और यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सी सैट में स्कोर करने की स्ट्रैटेजी। मेरा काफ़ी बार सी सैट में जो है 100+ स्कोर भी आया है। और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ जो है सी सैट को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बताऊँगी। लगभग 2020 से ऐसा हो रहा है, काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स में तो 100+ स्कोर आ जाता है, बट वो सी सैट में 66 स्कोर नहीं कर पाते और उस वजह से जो है वो लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। इसलिए सी सैट को क्लियर करना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए प्रीलिम्स के जीएस पेपर को क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कैसे हर बार सी सैट को क्लियर कर लेती हूँ, मैं किस तरीके से सी सैट को अप्रोच करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में ये चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, मैं जो हूँ यहाँ पे आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए थे, मेरी क्या क्या स्ट्रैटेजी थी। मैं अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे जो है रीजनिंग सेक्शन में, मैथमेटिक्स सेक्शन में और कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में डिवाइड करके दिखाऊंगी। मैं तीनों ही सेक्शन की आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो है हम रीजनिंग में एक बार यहाँ पे स्प्लिट देख लेते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी किस साल में कहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लॉक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप कैलेंडर से देख सकते हैं, सीरीज़ एंड प्रोग्रेशंस आ जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शंस है जहाँ से ऑलमोस्ट 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग आ जाता है, यहीं से कितने ज़्यादा सवाल है। तो देखिए, रीजनिंग ना एक ऐसा टॉपिक होता है जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है, जो हर किसी को समझ में आ जाता है ईजिली। अगर आप थोड़ा सा भी रीजनिंग को स्टडी करेंगे तो आप रीजनिंग में ईजिली स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा फोकस क्या होता था, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ना अपने रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने में देती थी कि मैं अपने रीजनिंग को अच्छे से करके जाऊँ प्रिपेयर, ताकि रीजनिंग से देखिए, जैसे ये सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन वाले सवाल जो होते हैं ना, ये बहुत आसान होते हैं सॉल्व करना। कि सीरीज़ एंड प्रोग्रेशन में क्या आता है, जैसे कि अभी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ये तो जैसे मैंने बहुत ईजी एग्जाम्पल दे दिया, यूपीएससी इससे बहुत टफ उसमें पूछती है। तो सीरीज एंड प्रोग्रेशन में या फिर ABCD करके ऐसे करके कुछ ना कुछ वो आपको सीक्वेंस बना के देंगे और आपको नेक्स्ट सीक्वेंस पहचानना होता है। तो देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आप ये देखिए, जो लास्ट के टॉपिक्स है ना, क्यूब्स एंड डाइसेस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, इनइक्वालिटी, इनको जो मैं लगभग छोड़कर ही चली जाती थी, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से पूछता ही नहीं है। एंड हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम होता है कि हम हर एक सेक्शन को इम्पॉर्टेंट टाइम, इक्वल टाइम नहीं दे सकते। जैसे सीरीज एंड प्रोग्रेशंस है, ऑर्डर रैंकिंग है, सिलॉगिलिज्म आ जाता है, यहाँ पे जो है आप ज़्यादा फोकस देंगे। कैलेंडर है, कैलेंडर से हर साल पेपर में सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, 5 साल का डेटा एनालिसिस है ना, और पाँचों के पाँचों साल कैलेंडर से सवाल पूछा गया है। तो आपके लिए बनता है कि आप कैलेंडर को अच्छे से पढ़ के जाएँ। उसी तरीके से आप सीरीज एंड प्रोग्रेशंस को पढ़ के जाइए। डायरेक्शन से हर साल 1 या 2 सवाल आ रहे हैं, और डायरेक्शन को समझना बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्शन के सवाल को सॉल्व करना मुश्किल होता है, बहुत इजी होता है। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्शन के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, मैं बताती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ इजी एरियाज़ को इस तरीके से पकड़ा था जहाँ से मैं देखती हूँ उस तरीके से ग्राफ को कि हर साल सवाल आ रहा है। अब देखिए, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, इससे जो है बस ये 2022 में आया, उसके अलावा आगे पीछे नहीं है सवाल। तो ऐसे टॉपिक्स को अगर टाइम क्रंच है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर जो है मैं डेली बेसिस पे जो है क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करती थी। जैसे जब प्रीलिम्स में 2 महीने बच जाते थे ना, तो मेरा डेली का होता था कि मुझे कम से कम 1 घंटा रोज सी सैट को देना ही देना है। तो मैं डेली 1 घंटा बैठ के सी सैट को प्रैक्टिस करती थी। उसमें मैं रीजनिंग भी प्रैक्टिस कर लिया करती थी और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सेक्शन को भी प्रैक्टिस कर लिया करती थी। आपको सभी PYQ को सॉल्व करना है 2013 से। देखिए, ये आपके लिए बहुत मस्ट है। सी सैट में ऐसा बहुत बार होता है कि PYQs जो है रिपीट हो जाते हैं। सी सैट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स रिपीट होते हैं, तो आप सभी PYQ को सॉल्व करिए अच्छे से। और उसके साथ देखिए, मैं अपने नोट्स बनाने की यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी दिखाती हूँ। जैसे आप देखिए, कैलेंडर है, मैंने बताया कि कैलेंडर का टॉपिक जो है हर साल पूछा जाता है। तो देखिए, मैं कैलेंडर को यहाँ पे कैसे प्रिपेयर करी, पहले मैंने इसके स्टैटिक नोट्स बनाती हूँ मैं इस तरीके से। इस पेज पे आप देख सकते हैं पूरे स्टैटिक नोट्स हैं कि जो बेसिक्स मैं रीड कर रही हूँ, फॉर्मूलेज लिख रही हूँ, यहाँ पे पूरा लीप ईयर के कंसेप्ट्स लिख रही हूँ, नॉर्मल ईयर के कंसेप्ट्स लिख रही हूँ, सब कुछ लिख रही हूँ।
और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रही हूँ। सारे जितने भी केसेस बन रहे हैं, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, फिर मैं उनके न्यूमेरिकल को उसी बेसिक थ्योरी की हेल्प से सॉल्व करती थी। और जब पेपर का टाइम आता था ना, जब वो जो 2 घंटे होते हैं बीच में प्रीलिम्स के जीएस पेपर और सीसैट के बीच में, तो जो थ्योरी सेक्शन होता था, जो मैंने 1 पेज नोट्स बनाए होते थे थ्योरी के ऊपर, मैं बस इनको रिवाइज करके चली जाती थी ताकि मैं बेसिक थ्योरी ना भूलूँ। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाता है मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स सेक्शन जो होता है वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन होता है प्रीलिम्स सीसैट में, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। देखिए, जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है ना, वो है यहाँ पे नंबर सिस्टम। आप कुछ प्रिपेयर करो या ना करो, आप नंबर सिस्टम को अच्छे से कर लो। देखिए, जैसे 2020 का प्रीलिम्स का सीसैट जो सबसे टफ माना जाता है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आए थे। उससे पहले 11 सवाल आए थे, उससे पहले 9 सवाल आए थे। तो आपको ना नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में स्टडी करना है, बहुत अच्छे से स्टडी करना है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छे से सीसैट पढ़ाया जा रहा है, और आप नंबर सिस्टम को कवर करिए। उसके बाद ये पीएमसी है, पीएमसी में रिसेंटली काफ़ी सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो आपको पीएमसी भी कवर करके जाना है। उसके बाद अलजेब्रा आ जाता है, अलजेब्रा से देखिए काफ़ी सवाल आते हैं। ये 3 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तो आप सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रखो। दीज आर द हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स यहाँ पे, कि इन तीनों को ही आपको बहुत डिटेल में कवर करके रखना है। उसके बाद देखो, जैसे ये बाद के टॉपिक्स आ जाते हैं कि यहाँ पे टाइम वर्क आ गया, बोट्स और ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस आ गए, वेन डायग्राम आ गया। यहाँ से कभी पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा, पूछा भी जा रहा है तो 1 या 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। मैं सबसे पहले इन टॉपिक्स को सॉल्व करती थी, उसके बाद अगर टाइम बचता था तो मैं इन टॉपिक्स पर आती थी। तो देखिए, यहाँ पे क्या ये टफेस्ट नट टू क्रैक था। ये मतलब मेरे लिए सबसे टफ सेक्शन होता था मैथमेटिक्स का। तो मैं डेली 1 आवर प्रैक्टिस करती थी 2 महीने के लिए। मैं नंबर सिस्टम, पीएमसी ऐसे टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस देती थी, और मैंने सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे थे, क्योंकि पीवाईक्यू से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन आता है फिर से सीसैट में, मैथमेटिक्स सेक्शन में भी, रीजनिंग सेक्शन में भी। हो सकता है एज इट इज़ क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट रिपीट कर दिया जाए, बस डिजिट को चेंज करके दिया जाए। तो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा ना, तो आप ईजिली जाके वहाँ पे कर सकते हैं ऐसे। अब आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन जो होता है ना, बहुत इजी सेक्शन होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप ये कीवर्ड्स के बीच में डिफरेंसेस समझिए। जैसे एजम्पशन बेस्ड है, इन्फरेंस बेस्ड है, मेन आइडिया पूछा जा रहा है। इस तरीके से 3 से 4 कीवर्ड्स होते हैं, और हर एक कीवर्ड को अगर आप एनालाइज करेंगे ना, उससे आंसर चेंज हो जाता है। तो आपको कीवर्ड को बहुत ध्यान से समझना है। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को जाकर रेफर करिए, और आप सबसे पहले इन कीवर्ड्स को समझने का काम करिए। क्योंकि अगर देखिए, कोई पैराग्राफ दिया गया है, अगर वहाँ पे एजम्पशन है तो हो सकता है उसी का आंसर ए हो, और अगर वहाँ पे दिया गया कि इन्फ्रेंस करिए, तो हो सकता है उसी का आंसर डी बन जाए। ऐसा होता है कि कीवर्ड्स के बेसिस पे उसी सवाल का जवाब अलग बन जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेन गलती करते हैं ना, वो बस पैराग्राफ पढ़ के आंसर निकालने का ट्राई करते हैं, वो इन कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करते। कॉम्प्रीहेंशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड्स के ऊपर फोकस रखना है। अब देखिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी कॉम्प्रीहेंशन को जाके। क्योंकि देखिए, मेरा इंग्लिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं सबसे पहले जाके यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन को शुरू के 35 से 40 मिनट में सारे के सारे 27 से 28 कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर दूँ। तो देखिए, इससे जो है, और मेरा जो यहाँ पे एक टारगेट होता था ना, कि मैं यहाँ पे ट्राई करती थी कि मेरा यहाँ पे नेगेटिव कम से कम हो, तो मैं 21 से 22 सवाल यहीं पे सही कर लिया करती थी। तो अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे कि मेरे यहाँ पे यहीं से जो है ना, इसी सेक्शन से मैं अप्रॉक्स 50 मार्क्स जो है स्कोर, 50 नहीं तो 45 मार्क्स में अप्रॉक्स कॉम्प्रीहेंशन से स्कोर कर लिया करती थी, जहाँ पे 66 मार्क्स से कट ऑफ होती थी। तो देखिए, आप कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए। वो कैसे आएगा, सबसे पहले रीडिंग स्पीड बढ़ाइए। अगर आप बहुत धीरे स्लो रीड कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको 1 घंटा कॉम्प्रीहेंशन रीड करने में लग जाए, फिर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के ऊपर टाइम देने के लिए उतना समय नहीं बचेगा। तो रीडिंग स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेली बेसिस पे 2 से 3 आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं, और आप ट्राई करिए कि आप कितनी जल्दी जल्दी आप टाइमर लगा के रीड करिए। मैं इस तरीके से करती थी कि आज अगर मैंने एक आर्टिकल को जो है 1.5 मिनट में पढ़ा, तो मैं अगले दिन ट्राई करती थी मैं उसी कॉम्प्रीहेंशन को 1 मिनट 20 सेकेंड में पढ़ूँ, फिर उसे 1 मिनट 10 सेकेंड पर लेकर आऊँ। इस तरीके से जो आप अपनी रीडिंग स्पीड पर काम करिए। सभी कीवर्ड्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रैक्टिस ओनली यूपीएससी पीवाईक्यू।
देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, कॉम्प्रिहेंशन में आप किसी भी कोचिंग के पीवाईक्यूज को सॉल्व, कोचिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन में सवाल पूछने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है जिस तरीके से कोचिंग वाले पूछते हैं। आपको बिल्कुल भी कोचिंग वालों के यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, बस यूपीएससी के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, उनके पैटर्न को पकड़िए कि वो किस वक्त कैसा आंसर दे रहे हैं, एजम्पशन में वो क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, इन्फरेंस में क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं। सेम चीज़ आपको लगेगा कि हाँ कोचिंग वाले भी वही चीज़ दे रहे हैं, बट आपको वहाँ से नहीं करना है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके लिए फेटल हो सकता है अगर आप यहाँ पे यूपीएससी के पीवाईक्यू को छोड़ के किसी और कोचिंग के जाके मटीरियल को यहाँ पे रेफर करें कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बस यहाँ पे 2013 से 2024 तक के सारे कॉम्प्रिहेंशंस को आप अच्छे से सॉल्व करिए, इतना ही काम है। और देखिए अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग सेक्शन है तो आप ट्राई करिए कि आप सबसे पहले इसी सेक्शन को कंप्लीट कर लें। आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा अगर आप शुरू के 35 से 40 मिनट में अगर आपने पूरा कॉम्प्रिहेंशन कवर्ड कर दिया होगा तो फिर आप जो आराम से रीजनिंग के ऊपर जा सकते हैं, फिर आप मैथमेटिक्स के ऊपर जा सकते हैं। आपको इस तरीके से सीक्वेंस बनाना होगा पेपर में जाके कि मुझे पहले कौन सा सेक्शन करना है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। अपने माइंड में थोड़ा माइंड मेकअप करके जाइएगा, और जो आपका सबसे इजी सेक्शन है ना उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिएगा, और सब सेक्शंस के लिए ना थोड़ा टाइम डिवाइड करके जाइए कि हाँ देखिए मुझे 35 से 40 मिनट इसके लिए देने हैं। अगर मैथमेटिक्स थोड़ा टफ है तो ठीक है, उसके लिए 50 मिनट दे दिए, बाकी के बचा हुआ टाइम जो है हमने जाके अपने रीजनिंग को दे दिया। आपको हर किसी को जो है ना अपने लिए ये टाइम डिवाइड करके जाना होगा, और आपके माइंड में पहले से होना चाहिए कि आपको कितना टाइम किस सेक्शन को देना है। उसी के थ्रू जो है आप इजीली पेपर में जाके सॉल्व कर पाएंगे और आप पेपर में जाके कंफ्यूज नहीं होंगे। वरना मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, वो होता है कि वो मैथमेटिक्स सेक्शन करने बैठे, वो उसमें इतना ज़्यादा उलझ गए कि उन्होंने 1.5 घंटा मैथमेटिक्स सेक्शन को ही दे दिया, और उन्हें बाहर आके पता चलता है अरे कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग तो बहुत आसान आया था, मैंने वहाँ से तो सवाल ही नहीं किए। तो प्लीज़ आप इस तरीके की गलती मत करिएगा। आप जो है सभी सेक्शंस को ऑलमोस्ट इक्वल टाइम दीजिएगा कि आपको सबसे पता चल जाए कि हर किसी सेक्शन का लेवल क्या है। हर साल जो होता है कभी कॉम्प्रिहेंशन ईजी आ जाता है, कभी मैथमेटिक्स ईजी आ जाता है, कभी रीजनिंग ईजी आ जाता है। तो आप हर जगह जो है इक्वल टाइम ऑलमोस्ट डिवाइड करिए, ताकि आप हर सेक्शन को जो है अच्छे से एड्रेस कर पाएँ। जहाँ से भी आसान क्वेश्चन निकल रहे हैं आप वहाँ से अपने मार्क्स को स्कोर कर पाएँ, क्योंकि आपको जो एट द एंड ऑफ द डे 66 से ज़्यादा स्कोर करना है। बस आपको यहाँ पे 100 स्कोर करना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है कि आपको किसी भी हाल में बस 66 से ज़्यादा लेकर आने हैं। तो ठीक है गाइज, दिस वाज ऑल जो मेरी पूरी सीसैट की स्ट्रैटेजी थी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम जो है यहाँ पे 1-to-1 मेंटरशिप भी लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हम मेंटरशिप कॉल्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको मेरी सीसैट की स्ट्रैटेजी या प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी और डिटेल में जाननी है तो आप मेरे साथ मेंटरशिप कॉल भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि आपको कहाँ पे जाके पिंग करना है, कहाँ पे आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप जाइए डिस्क्रिप्शन में इस चैनल के और मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करिए, वहाँ से जो है आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, और हम 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी बुक कर सकते हैं आपके साथ।